हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं विष्णु कुमार स्वागत करता हूं सभी के आज की इस वीडियो क्लासेज में। दोस्तों आज की इस वीडियो क्लासेज में हम लोग ये जानने वाले हैं कि संख्या के प्रकार क्या होते हैं, संख्या के प्रकार कैसे और किस प्रकार से हुए हैं, संख्या के प्रकार में किन किन संख्याओं का प्रसार हुआ है, और भी दोस्तों संख्या के प्रकार से संबंधित बहुत से हम लोग जानकारियों का अध्ययन करने वाले हैं। सो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो के लास्ट एंड तक आप जरूर बनी रहिएगा, तभी जाकर आपको वीडियो बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आने वाली है। और जो भी बच्चे मेरे इस वाले वीडियो पर नए होंगे तो सबसे पहले वो अंक और संख्या के बारे में जान लेंगे, क्योंकि दोस्तों जब आप अंक और संख्या के बारे में जान लेते हैं तो आपको संख्या के प्रकार को समझने में काफ़ी सरलता होगी। तो अगर आप अंक और संख्या के बारे में जानते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप नहीं जानते हैं तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी पहले ही वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक मैंने इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप वहाँ से चाहे तो उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो बिना देर किए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर संख्या के प्रकार को समझने से पहले, इसे जानने से पहले, इसका अध्ययन करने से पहले सबसे पहले दोस्तों हमें ये जानना अति आवश्यक है कि आखिरकार जो संख्या के प्रकार है दोस्तों वे हुए क्यों, संख्या के प्रकार के होने का कारण क्या है, संख्या के प्रकार कैसे और किस प्रकार से क्यों हुए हैं। अगर दोस्तों हम ये जान लेते हैं कि संख्या के प्रकार कैसे और किस प्रकार से हुए हैं, इसका कारण क्या है, तो हम संख्या के प्रकार को खुद पर खुद समझ जाएंगे कि संख्या के प्रकार वास्तव में होती क्या है। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि संख्या के प्रकार वास्तव में क्यों और किस प्रकार से हुआ है, ठीक है। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो ब्रह्मांड है वो आज से 14 अरब साल पहले इसका कोई भी अस्तित्व बिल्कुल भी नहीं था। अर्थात हमारे वैज्ञानिकों के मतानुसार हमारे ब्रह्मांड का जो अस्तित्व है दोस्तों वो आज से 13 अरब साल पहले प्राप्त हुआ था। 13 अरब साल पहले ही हमारे जो ब्रह्मांड है दोस्तों उसका सृजन हुआ था और उसने अपने अस्तित्व को प्राप्त किया था। आपके ब्रह्मांड के बनने के लगभग 10 अरब साल बाद और आज इस वर्तमान समय से 3 अरब साल पूर्व दोस्तों आपके सौरमंडल का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सर्वोच्च ग्रह का जन्म हुआ, जिसे दोस्तों हम लोग पृथ्वी ग्रह के नाम से जानते हैं। दोस्तों जिस प्रकार से आपके पृथ्वी का प्रारंभ में जन्म हुआ था तो उस समय दोस्तों जो आपकी पृथ्वी थी वो बिल्कुल रहने योग्य नहीं थी, अर्थात उस पर बिल्कुल भी जीवन पनप नहीं सकती थी, उस पर बिल्कुल भी जीवन का अस्तित्व उत्पन्न नहीं हो सकता था। फिर दोस्तों हजारों लाखों वर्ष बाद जब पृथ्वी आपके रहने योग्य हो चुकी थी तब जाकर धीरे धीरे दोस्तों उस पर जीवन का प्रारंभ होना शुरू हुआ, अर्थात उस पर जीवन पनपना शुरू हुई। फिर दोस्तों धीरे धीरे इस पर अनेक प्रकार के धरती पर जीव आते गए और इन जीवों के आने के लगभग सैकड़ों हजारों वर्ष बाद इस धरती का सबसे बुद्धिजीवी, ज्ञानशील और एक महान जीव ने जन्म दिया, जिसे दोस्तों हम लोग मनुष्य प्राणी के नाम से जानते हैं। दोस्तों इस मनुष्य प्राणियों का जो दोस्तों जीवन था वो प्रारंभ में जीव जंतुओं के भांति ही था, अर्थात जिस प्रकार से जीव जंतु अपना जीवन दोस्तों व्यतीत करते थे, अपने जीवन का संपादन करते थे, उसी प्रकार से दोस्तों हमारे पूर्वज भी, हमारे मनुष्य प्राणी भी उन्हीं के बाद भी अपना जीवन क्या करते थे, संपादन करते थे। अर्थात जिस प्रकार से जीव जंतु निर्वस्त्र होकर इधर उधर विचरण किया करते थे, अपने भोजन के लिए कच्चे मांस का प्रयोग किया करते थे, उसी प्रकार से दोस्तों हमारे जो मनुष्य प्राणी थे, पूर्वज जो थे हमारे उस समय के, तो उस समय भी वो निर्वस्त्र होकर इधर उधर विचरण किया करते थे और अपने भोजन के रूप में कच्चे मांस का प्रयोग किया करते थे। फिर दोस्तों धीरे धीरे इन मनुष्यों ने अपने बुद्धि, ज्ञान और अपने कौशल के आधार पर उन्होंने इस संपूर्ण पृथ्वी को ही बदल कर रख दिया और दोस्तों ईश्वर द्वारा दी गई अनेक प्रकार की चुनौतियों को स्वीकार कर हमारे मनुष्य प्राणियों ने ये सिद्ध कर दिया दोस्तों कि हम मनुष्य प्राणी है, हम हर वो असंभव कार्य कर सकते हैं जो हमारे लिए असंभव ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। तो दोस्तों इसके आपके बहुत सारे उदाहरण मिल सकते हैं, जैसे कि जो दोस्तों कागज हवा में नहीं उड़ सकता है वो बिना हवा के ही दोस्तों उन्होंने लोहा उड़ा के दिखा दिया, अर्थात जैसे कि एरोप्लेन आप देख सकते हैं कि वो अपने वायुमंडल से ऊंचा भी कह सकते हैं दोस्तों, वो उड़ सकता है। और भी दोस्तों इसके बहुत सारे उदाहरण मिल सकते हैं जिससे आप ये कह सकते हैं दोस्तों कि हमारे मनुष्यों ने ऐसे ऐसे खोज किया है जिसे हम अपने सपने में भी कभी उसका कल्पना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब आप यहाँ पर ये कहिएगा कि सर आप संख्या के प्रकार को बताते बताते आप इस ज्योग्राफी या इतिहास में कैसे इंटर कर गए हैं। अगर आप ज्योग्राफी इतिहास में अगर आप इंटर कर भी गए हैं तो फिर आपके संख्या के प्रकार का इन सब से क्या लेना देना। तो दोस्तों लेना देना है, क्योंकि दोस्तों आज आप इस वर्तमान समय में कृत्रिम संख्या को छोड़कर कुल जितनी भी संख्या है दोस्तों आप पढ़ते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, उसका दोस्तों आप गणित की विभिन्न संख्याओं में आप प्रयोग करते हैं, इनकी संक्रियाओं को आप समझते हैं, इनके प्रयोगों का दोस्तों आप लोग अध्ययन करते हैं, उन सभी संख्याओं का जो अस्तित्व है दोस्तों वो आपके इस धरती पर मनुष्य प्राणी के आने से पहले ही संपूर्ण ब्रह्मांड में विद्यमान था।
अर्थात जब आपकी इस धरती पर मनुष्य प्राणी नहीं आए थे, उनके जीवन का अस्तित्व नहीं था, उससे पहले ही दोस्तों ये सारी संख्याएं अपने अस्तित्व के साथ इस संपूर्ण ब्रह्मांड में विद्यमान थी। तो अब दोस्तों आप यहाँ पर ये कहिएगा कि सर आपके कहने का मतलब ये है कि जिन संख्याओं की खोज, जिन संख्याओं के बारे में मनुष्यों ने बताया है, जिन संख्याओं का सृजन मनुष्यों ने किया है, उसका सृजन करने वाला स्वयं मनुष्य नहीं बल्कि प्राकृतिक है। तो जी दोस्तों, मैं यही आप लोगों को कहना चाहता हूँ। तो फिर आप ये कहिएगा कि सर जब हमारे मनुष्यों ने इन संख्याओं की खोज नहीं की है, तो फिर जब इन संख्याओं की खोज कैसे हुई है, अर्थात हमारे मनुष्यों द्वारा इन संख्याओं की खोज करने से पहले जो संख्याएं थी वो पहले कहाँ थी, अगर थी तो हमें इसके बारे में पता क्यों नहीं था। तो दोस्तों हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं, आप भी दोस्तों समझने का प्रयास कीजिएगा। मान लेते हैं दोस्तों कि आपके अंक और संख्या की जो सृजन है दोस्तों, इसका जो अस्तित्व दोस्तों वो मनुष्यों ने दिया है। अर्थात छोटी छोटी वस्तुओं की गणना के लिए हमारे मनुष्यों ने, हमारे गणित शास्त्रियों ने पहले अंक का निर्माण किया, फिर बड़ी बड़ी वस्तुओं की गणना के लिए उन्होंने फिर संख्या का निर्माण किया, और इस प्रकार से दोस्तों उन्होंने अंक और संख्या का खोज किया। दोस्तों जब हमारे गणित शास्त्री, जब हमारे दोस्तों वैज्ञानिक अंक और संख्या के बारे में जान चुके थे, अंक और संख्या से परिचित हो चुके थे, तब जाकर दोस्तों उन्होंने ये बताया था कि हमारे सौर मंडल में कुल ग्रहों की जो संख्या है दोस्तों वो 9 है। जब दोस्तों अंक और संख्या से परिचित हो चुके थे, तब जाकर दोस्तों उन्होंने ये बताया था कि जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य से 14,96,95,900 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जब दोस्तों अंक और संख्या से वो परिचित हो चुके थे, उसके बारे में वो जान चुके थे, तब जाकर दोस्तों उन्होंने ये बताया था कि हमारा जो सूर्य का जो श्वेत प्रकाश की किरण होती है वो 7 रंगों का एक मिश्रण होता है। जब दोस्तों उन्होंने अंक और संख्या के बारे में जान पाया था, तब जाकर दोस्तों हमारे वैज्ञानिकों ने ये बताया था कि हमारे सूर्य का जो प्रकाश का जो चाल है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से दूरी वो क्या करती है दोस्तों, होता है करती है, अर्थात उसकी जो चाल है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। जब दोस्तों अंक और संख्या से वो अवगत हो चुके थे, तब जाकर उन्होंने ये बताया था कि जो जल होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ बन जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलना शुरू हो जाती है। और इसी प्रकार से दोस्तों उन्होंने ये बताया था कि जो हमारे हाथों में उंगलियां होती हैं वो 10 होती हैं, हमारे 2 आँख होते हैं, 2 कान होते हैं, हमारे 2 पैर होते हैं। ये कब बताया था दोस्तों, जब वो अंक और संख्या के बारे में जान पाए थे, अंक और संख्या के जब उन्होंने उसका अस्तित्व दिया था। तो दोस्तों मैं आप सबसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब हमारे गणित शास्त्री, जब हमारे वैज्ञानिक अंक और संख्या के बारे में नहीं जान पाए थे, अंक और संख्या के बारे में खोज नहीं कर पाए थे, तो क्या उससे पहले आपके सौर मंडल में इन 9 ग्रहों का अस्तित्व नहीं था? जब हमारे गणित शास्त्री अंक और संख्या से अपरिचित थे, तो क्या उस समय आपकी जो पृथ्वी थी वो अपने सूर्य से 14,96,95,900 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नहीं थी? जब वो अंक और संख्या से अनजान थे, तो क्या उससे पहले आपका जो जल है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ है और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता नहीं था? जब दोस्तों अंक और संख्या से अपरिचित थे, अर्थात उसके बारे में वो जान नहीं पाए थे, तो क्या उससे पहले आपके सूर्य का जो प्रकाश था दोस्तों वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से दूरी तय नहीं करती थी? जब दोस्तों अंक और संख्या से अवगत नहीं हो पाए थे, तो क्या उससे पहले हमारे हाथों में 10 उंगलियां नहीं हुआ करते थे, 2 आँख नहीं हुआ करती थी, 2 कान नहीं हुआ करते थे? दोस्तों हुआ करते थे, लेकिन हमें उसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। हम उस चीज़ से दोस्तों अनजान थे, हम दोस्तों उससे अपरिचित थे। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों हमारे जो वैज्ञानिक हैं, हमारे जो गणित शास्त्री है, वो भी अंक और संख्या से दोस्तों अपरिचित थे, इसके बारे में वो जान नहीं पाए थे। अगर दोस्तों आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों आप रसायन में देखते हैं कि आपके रसायन में कुल तत्वों की जो खोज हुई है इस वर्तमान समय वो 108 से लेकर 118 तक हो चुकी है, जिसमें से दोस्तों उन्होंने, हमारे वैज्ञानिकों ने जब तत्वों की खोज किया तो उन्होंने ये बताया कि मैग्नीशियम का Mg होता है, सोडियम होता है, उन्होंने ये बताया कि ऑक्सीजन आपका गैस होता है, हाइड्रोजन आपका गैस होता है, क्लोरीन आपका अधातु होता है, आपका आयरन आपका धातु होता है। तो दोस्तों जब वे इन तत्वों के बारे में नहीं जानते थे, इनके गुणों के बारे में वो नहीं जानते थे, तो क्या इनके जानने से पहले, इनके खोज करने से पहले इन तत्वों का अस्तित्व ब्रह्मांड में, प्रकृति में नहीं था? क्या ये जो तत्व थे वो आपके प्राकृतिक में वैज्ञानिकों के खोज से पहले अपने अस्तित्व के साथ विद्यमान नहीं थे? दोस्तों थे, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों को इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था।
अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो आपको मैं फिर समझाने का प्रयास करता हूँ। जिस प्रकार से दोस्तों एक कुम्हार यानी मूर्तिकार मिट्टी की सहायता से विभिन्न प्रकार की प्रतिमाओं का निर्माण करता है, जैसे कि वो माँ सरस्वती का प्रतिमा बनाता है, दुर्गा माँ का प्रतिमा बनाता है, माँ काली का प्रतिमा बनाता है, सुराही का प्रतिमा बनाता है, घड़ा का प्रतिमा बनाता है, बहुत सारी प्रतिमाओं का निर्माण करता है। तो दोस्तों जब वो कुम्हार जिस मिट्टी से इन प्रतिमाओं का निर्माण करता है, तो क्या इन मिट्टी के निर्माण करने से पहले, अर्थात इस मिट्टी से कुम्हार द्वारा इन प्रतिमाओं का निर्माण करने से पहले क्या इस मिट्टी का जो अस्तित्व था दोस्तों वो इस प्राकृतिक में नहीं था? दोस्तों था, लेकिन कुम्हार को इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। कुम्हार ने दोस्तों क्या किया है कि इस मिट्टी की सहायता से उसने प्रतिमा का निर्माण किया है, प्रतिमा का आकार दिया है, रूप दिया है, नाम दिया है, उसकी संरचना की है, ना कि दोस्तों उसने मिट्टी का सृजन किया है, मिट्टी को उसने पैदा किया है, मिट्टी का उसने अस्तित्व दिया है। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों आप इस गणित क्षेत्र में कृत्रिम संख्या को छोड़कर कुल जितनी भी संख्या है दोस्तों आप पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, गणित की विभिन्न संक्रियाओं का आप दोस्तों अवलोकन कर पाते हैं, उन सभी संख्याओं का जो दोस्तों अस्तित्व है वो हमारे गणित शास्त्री या हमारे किसी वैज्ञानिक ने नहीं दिया है, बल्कि दोस्तों इन वैज्ञानिकों ने इनका दोस्तों खोज किया है। और खोज कर इन संख्याओं को दोस्तों उन्होंने क्या किया है कि उनका नाम दिया है, उनका रूप दिया है, उनका आकार दिया है, उनकी संरचना की है और उसके विभिन्न प्रकार के प्रयोगों को समझा है, ना कि उनका सृजन किया है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप ये समझ चुके होंगे कि आपकी जो संख्याएं हैं जो कृत्रिम नहीं है, उन सभी प्रकार की संख्याओं को सृजन करने वाला आपके मनुष्य प्राणी नहीं बल्कि स्वयं कौन है दोस्तों? आपकी प्राकृतिक है। ठीक है, तो आप दोस्तों बिल्कुल भी सस्पेंशन में नहीं रहिएगा कि आपके अंक और संख्या का जो अस्तित्व है वो किसने दिया है? मनुष्य प्राणियों ने। किन संख्याओं का? जो संख्या दोस्तों आपकी अकृत्रिम है। यहीं से दोस्तों स्टार्ट होती है आपके संख्या के प्रकार, अर्थात संख्या के जो प्रकार दोस्तों वो अपने दो भागों में क्या होती है? विभाजित हो जाती है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी संख्या है जो पहले दो भागों में विभाजित हो जाती है। ठीक है, कितने भागों में दोस्तों? दो भागों में। ठीक है, तो दोस्तों संख्या का जो प्रकार है आपका वो दो भागों में क्या होती है? विभाजित हो जाती है। तो दोस्तों हम जान लेते हैं कि पहली जो संख्या है वो कौन सी है। दोस्तों जिन संख्याओं का अस्तित्व किसी मानव या मनुष्य ने नहीं दिया है बल्कि उसका अस्तित्व देने वाला स्वयं प्राकृतिक है, वो संख्या दोस्तों आपके अकृत्रिम संख्या के नाम से जानी जाती है। अर्थात हर वो संख्या जिसका अस्तित्व किसी मनुष्य प्राणी ने नहीं बल्कि स्वयं प्राकृतिक ने दिया है, वह संख्या ही दोस्तों आपकी किस नाम से जानी जाती है? आपकी अकृत्रिम संख्या के नाम से जानी जाती है, जिसको बनाने वाला कोई मानव या इंसान नहीं बल्कि स्वयं कौन है दोस्तों? प्रकृति अर्थात परमेश्वर है। ठीक है, तो दोस्तों हम इसमें पहला जो संख्या है वो लिखेंगे कौन सी दोस्तों? अकृत्रिम संख्या। अकृत्रिम संख्या यानी ऐसी संख्या जिसका निर्माण किसी मनुष्य या किसी मानव ने नहीं बल्कि स्वयं किसने किया है दोस्तों? प्राकृतिक ने किया है। अब दोस्तों बीच बीच में जो हम कृत्रिम संख्या बोल रहे थे उसे जरा हम समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों जिन संख्याओं का अस्तित्व, जिन संख्याओं का सृजन इस प्राकृतिक ने नहीं बल्कि स्वयं मनुष्यों ने किया है, मनुष्यों ने उसका अस्तित्व दिया है, उस संख्या को ही दोस्तों हम लोग कृत्रिम संख्या के नाम से जानते हैं। किस संख्या से दोस्तों? कृत्रिम संख्या। तो दूसरा जो है आपका वो है आपका कृत्रिम संख्या। और इस प्रकार से दोस्तों जो आपकी संख्या का जो प्रकार है वो दो प्रकार में क्या होते हैं? विभक्त हो जाते हैं। सर्वप्रथम पहला अकृत्रिम संख्या में और दूसरा कृत्रिम संख्या में। रिमेंबर फिर से कर लेते हैं दोस्तों कि अकृत्रिम संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिसका अस्तित्व इस प्राकृतिक में परिपूर्ण रूप से विद्यमान है, और दोस्तों कृत्रिम संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिसका अस्तित्व इस प्रकृति के लिए बिल्कुल भी विद्यमान नहीं है। ठीक, अकृत्रिम संख्या का अस्तित्व देने वाला स्वयं प्राकृतिक है, जबकि कृत्रिम संख्या का अस्तित्व देने वाला स्वयं मानव यानी कि मनुष्य है। ठीक, तो जरा हम जानते हैं दोस्तों कि जो अकृत्रिम संख्या है वो कैसी संख्या है। ठीक है, जो अकृत्रिम संख्या है दोस्तों वो एक प्रकार की दोस्तों आपकी शाश्वत संख्या है। शाश्वत कहने का मतलब कि जो दोस्तों आपके सत्य रूप में होती है, जो आपके वास्तव रूप में होती है, और जो संख्या दोस्तों आपके वास्तव रूप में है वही आपकी अकृत्रिम संख्या है। और इसीलिए दोस्तों हम अकृत्रिम संख्या को एक अन्य नाम वास्तविक संख्या के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से दोस्तों?
वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, ठीक है। और इसे दोस्तों हम लोग जानते हैं अवास्तविक संख्या, क्योंकि दोस्तों जो कृत्रिम संख्या है आपका वो बिल्कुल भी अपने सत्य रूप में नहीं है, अर्थात बिल्कुल भी अपने वास्तव में इस प्रकृति के लिए नहीं है। तो जब ये कृत्रिम संख्या दोस्तों इस प्राकृतिक में अपने वास्तव में बिल्कुल भी है ही नहीं, तो ये दोस्तों आपकी जो संख्या है कृत्रिम संख्या वो कहलाती है आपकी अवास्तविक संख्या। अ का मतलब होता है नहीं, अवास्तविक का मतलब जो वास्तविक नहीं है। तो इसे दोस्तों हम लोग एक और नाम से जानते हैं कृत्रिम संख्या को, जिसका नाम है अवास्तविक संख्या। कौन सी दोस्तों? अवास्तविक संख्या। अब दोस्तों जरा हम समझने का प्रयास करते हैं कि जो वास्तविक संख्या है वो वास्तव में होता क्या है, ठीक है। तो दोस्तों जो आपकी वास्तविक संख्या है वही अकृत्रिम संख्या है, और जो अकृत्रिम संख्या है वो आपकी वास्तविक संख्या है। तो हमने अभी आपको समझाने का प्रयास किया कि वास्तविक संख्या जो है दोस्तों वो शाश्वत है, अर्थात ये कभी नष्ट नहीं हो सकता है। इस प्रकृति के हर वो वस्तु जिसे आप दोस्तों देख पा रहे हैं वो सब के सब दोस्तों एक दिन दोस्तों नष्ट हो जाएगी, लेकिन ये संख्या जो दोस्तों बिल्कुल भी नष्ट नहीं हो सकती है। अच्छा, आपको एक उदाहरण से आपको समझाने का हम प्रयास करते हैं, ठीक है। जैसा दोस्तों अगर आप धर्म पर विश्वास करते होंगे तो दोस्तों आप ये जानते होंगे कि जो हमारे ईश्वर होते हैं, जो हमारे भगवान होते हैं, जो अल्लाह होते हैं, जो हमारे जो भी मतलब ईश्वर को हम जिस नाम से पुकारते हैं, जो हमारे परमात्मा होते हैं, वो दोस्तों क्या होते हैं? शाश्वत होते हैं। शाश्वत कहने का मतलब कि इस प्राकृतिक में, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई सत्य हो या ना हो, वो कौन सत्य दोस्तों? हमारे परमात्मा क्या है? सत्य है। कहने का मतलब कि जब दोस्तों हम इस संसार में नहीं थे तब भी हमारे ईश्वर इस संसार में थे, जब दोस्तों हम इस संसार में हैं तब भी ईश्वर हमारे इस संसार में हैं, और जब दोस्तों हम इस संसार में नहीं रहेंगे तब भी ईश्वर हमारे इस संसार में रहेंगे। मतलब ये हुआ कि हम रहें या ना रहें, लेकिन ईश्वर थे, हैं और हमेशा के लिए रहेंगे। उसी प्रकार से दोस्तों जो आपकी वास्तविक संख्या है वो हम इस संसार में जब हम नहीं थे तब भी ये संख्या विद्यमान थी आपके प्राकृतिक में, जब हम संसार में हैं तब भी संख्या जो दोस्तों आपके इस प्राकृतिक में विद्यमान है, और जब हम इस संसार में नहीं रहेंगे तब भी ये संख्या जो दोस्तों आपकी इस प्राकृतिक में विद्यमान रहेगी। इसीलिए दोस्तों हम अकृत्रिम संख्या को एक अन्य नाम वास्तविक संख्या के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों जरा बात कर लेते हैं हम कि अवास्तविक संख्या की, ठीक है। अवास्तविक मतलब जो दोस्तों वास्तविक नहीं है। अभी हमने आपको समझाने का प्रयास किया है कि अवास्तविक संख्या का जो दोस्तों सृजन है वो किसने किया है? मनुष्य प्राणियों ने किया है, अर्थात मनुष्यों ने किया है। तो दोस्तों इसका जो अस्तित्व है वो मनुष्य से पहले नहीं रहा होगा, क्योंकि इसका अस्तित्व देने वाला कौन है? मनुष्य प्राणी है। जब मनुष्य प्राणी धरती पर आए तब जाकर उन्होंने इस संख्याओं का अस्तित्व दिया। तो इन संख्याओं का जो अस्तित्व है दोस्तों वो मनुष्य से पहले नहीं था। अभी जब मनुष्य है तो इन संख्याओं का भी अस्तित्व है, लेकिन दोस्तों हो सकता है कि जब इस संसार से पूरे मनुष्यों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा तो इन संख्याओं का भी दोस्तों जो अस्तित्व क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। यानी जो आपके गाड़ी, मोटरसाइकिल, रेल, ट्रेन जो भी आप दोस्तों देख पाते हैं उन सबका जो अस्तित्व है दोस्तों वो कब तक है? वो केवल मनुष्य प्राणी तक ही है, अर्थात जब तक मनुष्य प्राणी है तभी तक क्या है? ये संख्या दोस्तों आपके मनुष्य प्राणी तक विद्यमान है। अन्यथा जैसे ही मनुष्य प्राणी अपने अस्तित्व को नष्ट कर लेंगे ये संख्याएं भी दोस्तों क्या हो जाएंगी? इस प्राकृतिक से लुप्त अर्थात नष्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे दोस्तों कि आपकी जो वास्तविक संख्या है और जो आपकी अवास्तविक संख्या वास्तव में होती क्या है। तो अब दोस्तों हम जानने का प्रयास करते हैं कि वास्तविक संख्या में कौन सी संख्याओं का हम अध्ययन करते हैं, ठीक है। अर्थात जो वास्तविक संख्या है इसमें हम किस प्रकार की संख्याओं का अध्ययन करते हैं या हम दोस्तों इसमें हम उसका विश्लेषण करते हैं। तो दोस्तों जिन संख्याओं के वर्गमूल का अस्तित्व समझने का प्रयास कीजिएगा। अभी दोस्तों आप लोग वास्तविक संख्या का परिभाषा मत लगाइएगा अपने दिमाग के अनुसार, अपने बुद्धि के अनुसार। जो हम आपको समझाना चाहते हैं उसको पहले समझ लीजिएगा, उसके बाद आपको जो आपको निर्णय लगे मेरे इस वीडियो को समझने के बाद वो दोस्तों आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले जो समझा रहे हैं उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। जिन संख्याओं के वर्गमूल का अस्तित्व इस प्राकृतिक रूप से विद्यमान है, इस प्राकृतिक में विद्यमान है, वही संख्या दोस्तों आपके वास्तविक संख्या के नाम से जानी जाती है। किस संख्या दोस्तों? वास्तविक संख्या के नाम से जानी जाती है। तो जरा देखते हैं कि कौन सी संख्या है जिसके वर्गमूल का अस्तित्व इस प्रकृति के लिए विद्यमान है। दोस्तों हर वो धनात्मक संख्या,
कौन सी दोस्तों, धनात्मक, जो अपने केवल और केवल दोस्तों धनात्मक रूप में क्या है, विद्यमान है। चाहे वो दोस्तों आपकी धनात्मक संख्या आपके पूर्णांक हो, पूर्ण हो, भिन्न हो, दशमलव हो, किसी भी रूप में क्यों न रहे, अगर उसका वर्गमूल है तो दोस्तों उस वर्गमूल का अस्तित्व भी इस प्राकृतिक में है। अगर उस संख्या का अस्तित्व इस प्राकृतिक में है तो वही संख्या आपकी दोस्तों वास्तविक संख्या है। मतलब कि दोस्तों आप अगर धनात्मक संख्या 4 लेते हैं तो इसका वर्गमूल दोस्तों इस प्रकृति के लिए क्या है, अपने अस्तित्व में है। अगर दोस्तों आप 9 बटा अगर आप 17 लेते हैं तो इस वर्गमूल का भी जो अस्तित्व दोस्तों इस प्रकृति में है। अगर दोस्तों अगर आप 5.7 लेते हैं वर्गमूल में तो इस 5.7 के वर्गमूल का भी जो अस्तित्व दोस्तों इस प्रकृति में है। अगर दोस्तों आप इसी प्रकार से अगर आप 0 बटा अगर आप दोस्तों 1 ले लेते हैं और इसका वर्गमूल ले लेते हैं, मतलब कि पहले आप 0/1 लिए, ठीक। अगर आप इस 0/1 का आपने जब वर्गमूल निकाला तो इसका जो अस्तित्व है दोस्तों इस प्रकृति के लिए विद्यमान है। आपने क्या सीखा, आपने ये सीखा दोस्तों कि कोई भी धनात्मक संख्या चाहे वो अपने किसी भी रूप में क्यों ना रहे, चाहे वो पूर्ण हो, पूर्णांक हो, आपके भिन्न हो, दशमलव हो, किसी भी रूप में रहे, अगर उस संख्या का हम वर्गमूल निकालते हैं तो उन संख्याओं के वर्गमूल का जो अस्तित्व है वो प्रकृति के लिए विद्यमान है और इसीलिए हम उन संख्याओं को दोस्तों वास्तविक संख्या के नाम से जानते हैं। सिवाय ये जो संख्या है दोस्तों आपकी कैसी होनी चाहिए, आपकी धनात्मक होनी चाहिए। कौन, ये जो वर्गमूल, जिसका वर्गमूल हम लोग निकाल रहे हैं उसी को दोस्तों हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या के नाम से जानते हैं, ठीक। अब दोस्तों हम जरा बात कर लेते हैं अवास्तविक। अवास्तविक मतलब जो वास्तविक नहीं है। अवास्तविक जो संख्या दोस्तों वो इसका ओपोजिट है, अर्थात इसका उल्टा है। इसमें हमने क्या बताया आपको, इसमें हमने ये बताया कि जिस किसी भी धनात्मक संख्या का हम वर्गमूल निकालते हैं वही संख्या इस प्राकृतिक में अपने अस्तित्व के साथ विद्यमान है। लेकिन दोस्तों अगर आप जिन ऋणात्मक मतलब जो आपकी नेगेटिव संख्या है, जिन ऋणात्मक संख्याओं का आप वर्गमूल निकालते हैं उन संख्याओं का अस्तित्व दोस्तों आपके इस प्राकृतिक में बिल्कुल भी नहीं है। अर्थात जो आपकी प्राकृतिक है दोस्तों वो ऋणात्मक संख्याओं के वर्गमूल को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करती है। जैसे कि जितनी भी, चाहे वो ऋणात्मक संख्या आपके किसी भी रूप में हो, चाहे वो आपके पूर्ण में हो, पूर्णांक में हो, आपके भिन्न में हो, दशमलव में हो, किसी भी रूप में हो, बस ऋणात्मक संख्या होना चाहिए, उसका वर्गमूल होना चाहिए, तो उस संख्या का जो अस्तित्व दोस्तों आपकी इस प्राकृतिक में बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। जैसे कि आप रूट -1 को ले सकते हैं, या रूट आप -17 को ले सकते हैं, रूट आप -3/4 को ले सकते हैं, रूट आप 7.5 को ले सकते हैं। तो इन जो भी आप संख्याओं को दोस्तों देख रहे हैं जो आपकी ऋणात्मक संख्या अपने वर्गमूल में है, इन सब ही संख्याओं का जो अस्तित्व है दोस्तों आपके इस प्राकृतिक में बिल्कुल भी विद्यमान नहीं है। अर्थात इस संख्याओं का जो अस्तित्व है दोस्तों ये प्राकृतिक से नहीं मिली है। इसीलिए दोस्तों ये जो संख्या है आपके वो कृत्रिम संख्या कहलाती है। अर्थात इसका जो अस्तित्व है दोस्तों वो किसने दिया है, मनुष्य ने दिया है। इसीलिए हम इसको अवास्तविक संख्या के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप ये सीख चुके होंगे कि वास्तविक संख्या में हम केवल और केवल उन्हीं संख्याओं का अध्ययन करते हैं जिन संख्याओं के वर्गमूल का अस्तित्व इस प्राकृतिक में विद्यमान है, और अवास्तविक संख्या के अंतर्गत हम केवल और केवल उन्हीं संख्याओं का अध्ययन करते हैं जिन संख्याओं का अस्तित्व इस प्राकृतिक, जिन संख्याओं के वर्गमूल का अस्तित्व इस प्राकृतिक में बिल्कुल भी विद्यमान नहीं है। ठीक है, तो अब दोस्तों हम जरा जानते हैं कि वास्तविक जो संख्या, एक सेकेंड थोड़ा सा बता दें, अगर आप पूछना चाहते हैं कि रूट 0, तो दोस्तों आपको पहले ही पता है कि जो 0 है आपका वो ना तो धनात्मक संख्या है और ना तो ऋणात्मक संख्या है। तो जो रूट 0 है इसका भी क्या होगा, 0, यानी नहीं है तो मतलब कुछ नहीं, यानी 0 है, खाली है, खत्म है। तो इसका दोस्तों कोई मतलब कि ये ना धनात्मक रूप में जानी जाती है और ना ही ऋणात्मक रूप में जानी जाती है। तो ये ना आपकी वास्तविक संख्या है और ना अवास्तविक संख्या है। ठीक है, इसको हम कुछ भी नहीं मतलब रूप में बोल सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन करना चाहते हैं तो इसलिए हमने आपको ये बताने का प्रयास किया है। तो अब दोस्तों हम जरा जान लेते हैं कि वास्तविक संख्या में हम किन किन वर्गमूल संख्याओं का हम दोस्तों अध्ययन कर पाते हैं। तो दोस्तों हमने अभी आपको ये बताया कि वास्तविक संख्या में हम केवल धनात्मक संख्याओं के वर्गमूल का ही अध्ययन करते हैं। तो जब दोस्तों हम किसी भी धनात्मक संख्याओं का वर्गमूल हम निकालते हैं तो इनका जो वर्गमूल है दोस्तों वो 2 प्रकार का प्राप्त होता है। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, जिसमें पहला वो है दोस्तों जो अपने पूर्ण वर्गमूल के साथ प्राप्त होती है, और दूसरा वो है दोस्तों जो अपने पूर्ण वर्गमूल के साथ प्राप्त नहीं होती है। सपोज जैसे समझाने का प्रयास करते हैं आप लोगों को।
ठीक है, जैसे कि आप लोग को समझा रहे हैं दोस्तों, देखिएगा दोस्तों, ठीक है। यानी कि हमने एक धनात्मक संख्या लिया 4, ठीक। और जब दोस्तों हम इसका वर्गमूल निकालते हैं, किसका, धनात्मक संख्या 4 का वर्गमूल, तो इसका जो वर्गमूल निकालेंगे तो इसका जो वर्गमूल निकलेगा वो अपने पूर्ण वर्गमूल के रूप में निकलेगा। क्या निकलेगा दोस्तों, पूर्ण वर्गमूल। पूर्ण वर्गमूल मतलब पूरा पूरा, यानी √4 का अगर हम वर्गमूल निकालें तो वो निकलेगा 2 के रूप में। और उसी प्रकार से दोस्तों हम निकालें 25 बटा में यहाँ पर 64 का, भिन्न तो है, धनात्मक संख्या भी है। अगर हम इसका वर्गमूल निकालें तो इसका जो वर्गमूल निकलेगा दोस्तों वो भी अपने पूर्ण वर्गमूल के रूप में ही क्या निकलेगा, वो निकलेगा। तो यहाँ पर √25 क्या हो जाएगा 5 और 64 का हो जाएगा 8, ठीक है। उसी प्रकार से दोस्तों अगर हम यहाँ पर ले लें यहाँ पर 81, ठीक है, 9, तो यहाँ तो दोस्तों मैंने जितना भी उदाहरण लिया, इन सारे उदाहरणों दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि इन सारे संख्याओं के जो वर्गमूल है दोस्तों वो अपने पूर्ण वर्गमूल के रूप में क्या हो रहे हैं, प्राप्त हो रहे हैं। अर्थात इन संख्याओं का जो वर्गमूल है दोस्तों वो केवल और केवल अपने पूर्ण वर्गमूल के रूप में क्या हो रहे हैं, अपने पूर्ण वर्गमूल के रूप में प्राप्त हो पा रहे हैं। अब जरा दोस्तों हम दूसरी संख्या को क्या करते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। यहीं पर दोस्तों हम ये देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम ले लेते हैं √17, ठीक है। √17 का दोस्तों अगर आप पूर्ण वर्गमूल निकालिएगा तो इसका जो पूर्ण वर्गमूल है दोस्तों √17 का वो अपने बिल्कुल भी पूर्ण रूप में प्राप्त नहीं होगा। उसी प्रकार से दोस्तों अगर आप √5 का आप वर्गमूल निकालिएगा तो इसका जो वर्गमूल है दोस्तों वो अपने पूर्ण रूप में बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होगा। अर्थात इसका जो वर्गमूल है दोस्तों वो अपूर्ण रूप में प्राप्त होगा। उसी प्रकार से दोस्तों अगर आप √3 का वर्गमूल निकालिएगा, √2 का वर्गमूल निकालिएगा, या दोस्तों आप √7 का वर्गमूल निकालिएगा, तो इन सारी संख्याओं का जो वर्गमूल है दोस्तों वो कभी भी अपने पूर्ण रूप में नहीं बल्कि अपूर्ण रूप में दोस्तों क्या होंगी, प्राप्त होंगी। तो इस प्रकार से आप ये देख सकते हैं कि आपके वास्तविक संख्या में वर्गमूल संख्याएं तो आती हैं, लेकिन आधी कौन सी हैं, 2 प्रकार की। पहली वैसी संख्या जिन संख्याओं के वर्गमूल क्या होते हैं, पूर्ण वर्गमूल के रूप में प्राप्त होते हैं, और दूसरी वैसी संख्या जिनका वर्गमूल बिल्कुल भी पूर्ण रूप में प्राप्त नहीं हो पा रहा है। अर्थात किस रूप में प्राप्त हो रहा है दोस्तों, वो अपूर्ण वर्गमूल के रूप में प्राप्त हो रहा है। और इसीलिए दोस्तों हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे गणितीय शास्त्रियों ने वास्तविक संख्या को अपने वर्गमूल के आधार पर 2 भागों में क्या किया दोस्तों, विभाजित किया। अर्थात उन्होंने बताया कि हर वो वास्तविक संख्या जिनका एक पूर्ण वर्गमूल प्राप्त होता है या जिन संख्याओं का पूर्ण वर्गमूल प्राप्त हो सके उसे दोस्तों उन्होंने नाम दिया परिमेय संख्या, और हर वो वास्तविक संख्या जिनका एक पूर्ण वर्गमूल प्राप्त नहीं होता है उसका दोस्तों नाम दिया उन्होंने अपरिमेय संख्या। और इस प्रकार से दोस्तों आपकी जो वास्तविक संख्या है वो 2 भागों में क्या होती है, विभक्त हो जाती है। कितनी कितनी दोस्तों, पहला आपके परिमेय संख्या में और दूसरा आपके अपरिमेय संख्या में। किससे, आपके वर्गमूल से। यानी परिमेय संख्या में हम उन संख्याओं का अध्ययन करते हैं जिनका एक पूर्ण वर्गमूल प्राप्त हो सकता है, और अपरिमेय संख्या में उन संख्याओं को हम अध्ययन करते हैं जिनका एक पूर्ण वर्गमूल प्राप्त नहीं हो सकता है। और इसी के आधार पर हमारे वैज्ञानिकों ने वास्तविक संख्या को मुख्यतः 2 भागों में क्या किया था दोस्तों, बांटा था, जिसे हम परिमेय और अपरिमेय संख्या के नाम से जानते हैं, ठीक है। और अभी आप लोग अपना परिभाषा मत यूज कीजिएगा कि जिसको P/Q के रूप में निरूपित कर दें या जिसका पूर्ण वर्गमूल ना निकले, वैसे अभी कोई परिभाषा मत लगाइएगा आप लोग। हम जो अभी समझा रहे हैं इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपको प्रॉब्लम लगे तो आप लोग जरूर मेरे कमेंट सेक्शन में आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो पहले आप इसे समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो जो वास्तविक संख्या दोस्तों आपके कितने भागों में व्यक्त हो जाती है, 2 भागों में। कितने भागों में दोस्तों, 2, जिसमें पहला आता है आपका परिमेय संख्या, यानी एक ऐसी संख्या जिसका एक पूर्ण वर्गमूल प्राप्त हो सके, और दूसरा आता है दोस्तों आपका अपरिमेय संख्या, यानी ऐसी संख्या जिसका एक पूर्ण वर्गमूल प्राप्त नहीं हो सके। और इस प्रकार से आपकी जो वास्तविक संख्या है दोस्तों वो 2 भागों में विभाजित हो जाती है। पहला आपका परिमेय संख्या में और दूसरा आपका अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो दोस्तों आपने ये जाना कि जो आपका अपरिमेय संख्या है वो कभी भी अपने पूर्ण वर्गमूल के रूप में नहीं रहता है। तो जब ये दोस्तों अपने पूर्ण वर्गमूल के रूप में नहीं रहता है तो इसका हम बात ही नहीं करेंगे, ठीक, इसका हम अध्ययन ही नहीं करेंगे, क्योंकि इसका पूर्ण वर्गमूल निकलेगा ही नहीं। तो निकलेगा किसका, वो निकलेगा आपके परिमेय संख्या का। यानी वास्तविक संख्या का जो परिमेय संख्या है वो केवल वैसी संख्याओं का अध्ययन कराता है जिनका एक पूर्ण वर्गमूल प्राप्त हो सके, ठीक है। किस संख्या के अंतर्गत दोस्तों, परिमेय संख्या के अंतर्गत। तो अब जरा दोस्तों हम ये देखते हैं कि परिमेय संख्या में जो पूर्ण वर्गमूल संख्याएं जो प्राप्त होती है
वो किस किस रूप में प्राप्त होती है? तो दोस्तों परिमेय संख्या में जो पूर्ण वर्गमूल जो संख्याएं हैं वो अपने दो रूपों में प्राप्त होती है। पहला दोस्तों अपने पूर्ण अंक के रूप में और दूसरा दोस्तों अपने अपूर्ण अंक के रूप में। कहने का मतलब कि पहला वो ऐसी संख्या जो अपने केवल अपने पूर्ण भाग को दर्शाती है और दूसरी वैसी संख्या जो अपने केवल अपूर्ण भाग को दर्शाती है। जैसे अगर दोस्तों हम 1 को ले लें तो जो 1 है आपका वो क्या है, अपने पूर्ण रूप में है, अर्थात ये अपने पूरे रूप को क्या कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। अगर दोस्तों अगर हम इसी का आधा ले लें तो कितने रूप में हो जाएगा, ये अपने हो जाएगा अपूर्ण रूप में, यानी 1/2 यानी 1 का आधा। तो ये 1 का आधा है और 1 जो है दोस्तों वो अपने पूरा है। तो जो परिमेय संख्या होगा वो इन्हीं दो रूपों में मिलेगा, पहला आपका पूर्ण रूप में और दूसरा आपका अपूर्ण रूप में। ठीक है, वो कैसे तो समझिएगा ऐसे, यानी कि हमने दोस्तों यहाँ पर लिया √25। ठीक है, तो जब दोस्तों हमने √25 क्या पूर्ण वर्गमूल निकाला तो पूर्ण वर्गमूल हमारा निकला 5। ठीक, उसी प्रकार से दोस्तों अगर हमने यहाँ पर निकाला आपके 64 का पूर्ण वर्गमूल तो 64 का पूर्ण वर्गमूल निकल कर कितना आया, 8। ठीक है, अब यदि दोस्तों हम यहाँ पर ले लेते हैं 9/16 तो 9/16 जो है दोस्तों ये अपने पूर्ण वर्गमूल को दर्शाएगा, लेकिन संख्या कैसा निकलेगा, पूर्ण नहीं, कैसा निकलेगा दोस्तों, अपूर्ण रूप में। यानी 9 का हो जाएगा आपका 3 और 16 का हो जाएगा आपका 4। और जो 3/4 है दोस्तों अपने बिल्कुल भी पूर्ण भाग को दर्शा नहीं रहा है, क्योंकि ये दोस्तों अपने अपूर्ण भाग में है। तो आपका जो परिमेय संख्या है वो अपने दो रूपों में क्या है, विद्यमान है, पहला पूर्ण संख्या के रूप में, दूसरा अपूर्ण संख्या के रूप में। और इसीलिए हमारे गणित शास्त्रियों ने परिमेय संख्या को दो भागों में विभाजित कर दिया। ठीक है, तो पहला वो है दोस्तों जिसे हम पूर्णांक के नाम जानते हैं और दूसरा वो है दोस्तों जिसे हम भिन्न के नाम से जानते हैं। भिन्न यानी भिन्न मतलब अलग यानी जो अलग है, यानी भिन्न है, किससे अलग है, तो वो आपके पूर्णांक संख्या से अलग, यानी जो संख्याएं पूरी हैं उससे अलग जो संख्या अपने अधूरा रूप में है उसको हम क्या बोलते हैं, भिन्न के नाम से जानते हैं। तो जो परिमेय संख्या है आपका, इसका जो विभाजन है वो आपके दो रूपों में हो जाती है। ठीक है, किस किस रूप में हो जाती है, वो हो जाती है आपके दो रूपों में। पहला हो जाती है आपका पूर्णांक और दूसरा हो जाती है आपका भिन्न। यानी पूर्णांक में हम केवल उन्हीं संख्याओं का अध्ययन करेंगे जो संख्या अपने पूर्ण भाग को क्या करती है दोस्तों, दर्शाती है। और जब परिमेय संख्या की कोई भी वर्गमूल वाली संख्या अपने पूर्ण रूप में दर्शाकर अपूर्ण रूप को दर्शाती है तो आपके भिन्न के रूप में जानी जाती है। और इस प्रकार से जो परिमेय संख्या है दोस्तों, इसमें दो प्रकार की संख्याएं सम्मिलित रहती है जिसे हम पूर्णांक और भिन्न के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब दोस्तों अगर हम बात करें पूर्णांक की, ठीक है, तो जो पूर्णांक है आपका वो कितने प्रकार का होता है दोस्तों, वो 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार कहने का मतलब कि जब हम पूर्णांक को विभाजित करते हैं तो ये जो पूर्णांक है दोस्तों वो अपने 3 भागों में टूट जाती है। कितने भागों में दोस्तों, 3 भागों में। ठीक है, तो कौन कौन जरा जानने का हम लोग प्रयास करते हैं। और इधर वाला जो है दोस्तों उसे हम कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। कैसे, तो वो दोस्तों ऐसे, यानी कि जब हम संख्या रेखा पर संख्याओं को निरूपित करने के लिए शून्य लेते हैं और शून्य से हम धनात्मक दिशा की ओर चलते हैं अपने पूर्ण अंक के साथ, तो ये संख्याएं आपके क्या कहलाती है दोस्तों, आपके पूर्ण संख्या के रूप में जानी जाती है। पूर्ण अंक ये हुआ आपके धनात्मक और इधर हो गया आपका ऋणात्मक, यानी हो गया माइनस अनंत। तो देख सकते हैं दोस्तों कि ये आपका जो है 0, इसे हम बोलते हैं शून्य पूर्णांक। और शून्य से कुल जितनी भी संख्या आप देख रहे हैं इसे दोस्तों हम बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। और शून्य से बाईं ओर की कुल जितनी भी संख्या है अनंत तक जाने वाली, इसको हम बोलते हैं दोस्तों ऋणात्मक पूर्णांक। हमने पूर्णांक छोड़ दिया है, यहाँ पर हम लिख देते हैं ऋणात्मक
पूर्णांक। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आपकी जो संख्या है उनका जो प्रसार है वो दोस्तों कहाँ कहाँ तक हुआ, इतना तक हो पाए। तो दोस्तों अब इससे आगे तो आप लोगों को कुछ दिखेगा नहीं, तो इसको मिटा कर फिर आप लोग को हम समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक, तो दोस्तों आपने यहाँ तक जान चुका था कि जो पूर्णांक के वास्तव में होते क्या हैं, पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं, और पूर्णांक में शून्य पूर्णांक क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक क्या होता है और ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है, इसके बारे में दोस्तों हम लोगों ने सीख लिया था। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं कि पूर्णांक से किन किन प्रकार की संख्याओं का निगमन हो रहा है, अर्थात कौन कौन सी संख्याओं का विस्तार हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से निकलने वाली जो पहली संख्या है वो है आपकी पूर्ण संख्या, क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो पूर्ण संख्या है वो 0 से लेकर अनंत की ओर क्या कहती है, वो जाती है अपने पूर्ण अंक के साथ में। तो पूर्ण पूर्णांक कौन है, पूर्ण पूर्णांक का नहीं मतलब कि 0 के बाद जो पूर्ण अंक है दोस्तों वो है आपका 1, फिर 1 के बाद जो दोस्तों पूर्ण अंक है वो है आपका 2, 2 के बाद पूर्ण अंक है 3, 3 के बाद पूर्ण अंक है 4। तो 0 से लेकर अनंत की ओर जाने वाली, शून्य से अनंत, यहाँ पर दोस्तों मैं लिख देता हूँ कोष्ठ में, शून्य से अनंत तक, शून्य से अनंत तक। तो शून्य से अनंत तक की संख्या क्या कहलाती है दोस्तों, शून्य से अनंत तक की जो संख्या है वो कहलाती है आपकी पूर्ण संख्या। क्या कहलाती है दोस्तों, पूर्ण संख्या, क्योंकि इसका जो प्रारंभिक अंक है वो है 0 और अंतिम अंक को बिल्कुल भी पता नहीं है। अब दोस्तों 0 के बाद आता है आपका 1, और 1 के बाद पूर्ण मिलता है 2, फिर 2 के बाद पूर्ण मिलता है 3, 3 के बाद फिर पूर्ण मिलता है 4। तो दोस्तों 1 से लेकर अनंत तक जाने वाली कुल जितनी भी पूर्ण संख्या है उन सभी संख्याओं को दोस्तों हम लोग प्राकृत संख्या के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग गिनती की संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक प्रकार की और संख्याओं का दोस्तों प्रसार होगा जिसका नाम है प्राकृतिक संख्या। ये दोस्तों आपका निकलेगा कहाँ से, वो निकलेगा 1 से अनंत तक, 1 से अनंत तक। तो 1 से अनंत तक की संख्या को हम कौन सी नाम संख्या के नाम से जानते हैं, इसे दोस्तों हम लोग जानते हैं प्राकृतिक संख्या। ठीक है, अब दोस्तों हम जरा बात कर लेते हैं दूसरी संख्या के बारे में। ठीक है, आपका हो गया पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या। अब दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे सम संख्या के बारे में। ठीक, तो दोस्तों जो सम संख्या, आप सभी को पता है कि जो सम संख्या है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, वो 2 से स्टार्ट होती है। तो आपका जो धनात्मक पूर्णांक है 2, इसको हम यहाँ से क्या करेंगे, लेंगे, और लेने के बाद दोस्तों हम यहाँ पर लिखेंगे विषम संख्या को छोड़कर, मतलब 2 के बाद आप जैसे ही अनंत की ओर जाइएगा तो 2 से अनंत की ओर जाने में आपको विषम संख्या भी मिलेंगी। जैसे 2 के बाद आपको विषम संख्या मिलेगा 3, फिर 4 आपको मिला सम, फिर 4 के बाद आपको 5 मिलेगा विषम संख्या, फिर 7 मिलेगा विषम संख्या, फिर 9 मिलेगा विषम संख्या। तो विषम संख्या को छोड़ते जाना है, 2 से चलते जाना है और विषम संख्या को छोड़ते जाना है। तो कुल जितने भी संख्याओं से आपको भेंट होगा, जो भी संख्याएं आपको मिलेंगी, वो सारी की सारी जो 200 संख्या हैं वो कहलाएंगी आपकी कौन सी संख्या दोस्तों, वो आपकी कहलाती है सम संख्या। अब दोस्तों हम ले लेते हैं किस संख्या को, अब हम ले लेते हैं 3 वाली संख्या को। ठीक है, 3 वाली संख्या में दोस्तों क्या होगा, इसमें हम लिख देंगे, इसमें हम सम संख्या को छोड़कर, यानी कि 3 के बाद जैसे ही आप अनंत की ओर जाते हैं तो 3 के बाद आप अनंत की ओर जाने में आपको जो भी संख्याएं मिलेंगी उसमें आपको सम संख्या भी मिलेंगी। यानी 3 के बाद अगर आप जाइएगा तो आपको 4 मिलेगा सम संख्या, फिर आपको 5 मिलेगा विषम संख्या, फिर 6 आपको सम संख्या। तो आपको सम संख्या को छोड़ते जाना है। तो आप 3 से अनंत की ओर अगर बढ़ेंगे और उसमें जो भी सम संख्याएं मिलेंगी अगर आप उनको छोड़ते चले जाइएगा तो सारी की सारी जो संख्या आपको मिलेंगी वो आपकी कहलाती है कौन सी संख्या दोस्तों, वो कहलाती है आपकी विषम संख्या। ठीक है, अब दोस्तों इससे आगे तो आप लोगों को दिखेगा नहीं, तो दोस्तों मैं क्या करता हूँ, इस चीज़ को मिटाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, आप लोग यहाँ तो समझ गए हैं। 2 ठो और संख्या है दोस्तों, उसको हम जरा जान लेते हैं। आप लोग उसको अपने कॉपी पर क्या कर लीजिएगा, अपने दोस्तों
उतार लीजिएगा, ठीक है, अपने कॉपी पर अपनी सरलता को देखकर कि किस प्रकार से आप उसको उतार सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम इस दो को क्या करेंगे, हम खींचते हैं, ठीक, और इस दो को खींचकर हम दोस्तों लिखने का प्रयास करते हैं आभाज्य संख्या को छोड़कर, सॉरी भाज्य संख्या को छोड़कर। दोस्तों 2 के बाद आप अनंत की ओर जब जाइएगा तो उस अनंत की ओर जाने में आपको भाज्य संख्याएं भी मिलेंगी, लेकिन यदि आप भाज्य संख्या को छोड़ देते हैं तो भाज्य संख्या को छोड़ने के बाद 2 से जाने वाली कुल जितनी भी अनंत संख्याएं मिलेंगी आपको, वो सारे के सारे दोस्तों आपके अभाज्य संख्या के रूप में जानी जाएंगी, ठीक है। तो इसको दोस्तों हम लोग जानते हैं किस संख्या के नाम से, तो वो कहलाती है आपकी अभाज्य संख्या, ठीक है। कौन संख्या दोस्तों, अभाज्य संख्या। उसी प्रकार से अब हम दोस्तों बात करते हैं भाज्य संख्या के बारे में, इसको यहाँ से मिटा देते हैं, ठीक है। इसकी बात करते हैं दोस्तों भाज्य संख्या के बारे में, तो उसको हम ले लेते हैं 4 से। आप सभी को पता है कि जो भाज्य संख्या वो कहाँ से स्टार्ट होती है, वो होती है आपके 4 से। तो यहाँ पर दोस्तों हम 4 को ले लेंगे, ठीक है, और 4 को लेने के बाद हम दोस्तों कोष्ठक में लिख लेंगे अभाज्य संख्या को, अभाज्य संख्या को छोड़कर, ठीक है, अभाज्य संख्या को छोड़कर। दोस्तों 4 से अनंत तक जाने में आपको अभाज्य संख्याएं भी मिलेंगी, लेकिन अगर आप अभाज्य संख्याओं को छोड़ते चले जाइएगा तो 4 से अनंत तक जाने में कुल जितनी भी आपको संख्याएं मिलेंगी उन सभी प्रकार की संख्याओं को दोस्तों हम लोग भाज्य संख्या के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं दोस्तों कि 4 से अनंत तक हम जाएंगे तो 4 से अनंत तक जाने में हमको कौन कौन संख्या मिलेंगी, हमको अभाज्य संख्या भी मिलेंगी, लेकिन जब हम ये अभाज्य संख्याओं को छोड़कर जब हम 4 से अनंत की ओर बढ़ते हैं तो कुल जितनी भी संख्याएं हमको मिलती हैं वो आपके कौन सी संख्या कहलाती है, वो केवल और केवल आपके भाज्य संख्या के रूप में जानी जाती है। कौन सी संख्या दोस्तों, भाज्य संख्या। और इस प्रकार से दोस्तों आपके संख्या के प्रकार में इन सभी प्रकार के संख्याओं का क्या हुआ है, विस्तार हुआ है। और कृत्रिम संख्या और वास्तविक संख्या, तो अवास्तविक संख्या को दोस्तों हम एक और नाम से भी जानते हैं जिसे दोस्तों हम लोग काल्पनिक संख्या भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो संख्या है दोस्तों वो हमारे मनुष्यों द्वारा कल्पना के आधार पर बनाया गया है, इसलिए इसे हम काल्पनिक संख्या के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं अवास्तविक संख्या को। और वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या ये दोनों संख्याएं मिलकर एक संख्या का निर्माण करती हैं जिसे हम लोग सम्मिश्र संख्या के नाम से जानते हैं, जिसका अध्ययन करने को आप लोगों को 11th क्लास के 5 चैप्टर में मिलेगा कि सम्मिश्र संख्या वास्तव में होती क्या है। तो जो सम्मिश्र संख्या है वो आपके वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के मिलने से बनती है, ठीक है। और आप लोग कृत्रिम संख्या, वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या के बारे में भली बात सब कुछ सीख चुके हैं। आप लोगों ने दोस्तों ये जाना था कि पूर्णांक में किस किस प्रकार से और कैसे कैसे आपके अनेक प्रकार की संख्याओं का विस्तार हुआ है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका जो संख्या का प्रकार है वो आपका खत्म हुआ, ठीक है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर दोस्तों पसंद आए तो इसे दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।